अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पुलिस के लिए शायद अलजबरा का वो सवाल है जिसको हल करने का फॉर्मूला तो पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी ये सवाल हल होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस चीफ को सब पता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स कौन है, जमानतें करवाता कौन है, लेकिन पुलिस क्यों इतनी बेबस है। प्रोग्राम में इस पर तफसीली तौर पर बात करूंगी। जिक्र होगा रेलवे का, जिसका निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। शेख रशीद ट्रैक पर नई ट्रेनें तो ले आए हैं, लेकिन नए पाकिस्तान में पुराने निज़ाम ने काम खराब कर दिया है। एक हादसे ने रेलवे की सलाहियत और वजीर रेलवे के दावों का भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम में कम उम्री की शादी जैसे अहम मसले पर भी बात करेंगे। फैसलाबाद में बड़ों के गलत फैसले ने बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का आपको हसीन चेहरा भी दिखाऊंगी। बात होगी खूबसूरत सयाहती मकामात की, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस दिखा दूंगी। रिलीजियस हवाले से एक गैंग है, कुल हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। वी आर आफ्टर देम। एक दो उनके लोग पकड़ लिए हैं, दैट हैव बीन अरेस्टेड। तो इंशाल्लाह मजीद उसमें कामयाबी होगी। हालिया फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस गिरोह तक पहुंच गए। कुछ कारिंदे भी गिरफ्तार किए। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख का दावा। समो को खुसूसी इंटरव्यू में बोले 5 में से 4 सियासी शख्सियात के कत्ल के पीछे एक ही गिरोह था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोशों के गठजोड़ का भी इंकशाफ। बताया 50% स्ट्रीट क्राइम में मुनशियात फरोश मुलव्वस हैं। जहां से मुनशियात लेते हैं वहीं से असलहा भी मिल जाता है। फैक्ट्री वर्कर्स घर वापसी पर छीना झपटी करते हैं। रहीम यार खान में मालगाड़ी पटड़ी से क्या उतरी, कई ट्रेनों को ब्रेक लग गए। कराची, लाहौर और कोयटा आने जाने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। अवामी एक्सप्रेस, तेजगाम, कुराकुरम जिना और शाह हुसैन एक्सप्रेस वक्त पर रवाना न हो सकी। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर परेशानी का शिकार। ट्रेन भी लेट हो गई है, हम कब से आए हुए इधर इंतजार कर रहे हैं। कोई सहूलत ही नहीं है यहाँ पे, ना कुछ पंखा है, ना और कुछ है, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है। हम लोग क्या करें? निज़ाम को सही करें। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का नहीं आ रही। फैसलाबाद में 9 साला हैदर की 11 साला बच्ची से शादी कर दी गई। कमसिन दुल्हा, वालिद और निकाह खां गिरफ्तार। बच्चे के वालिद कहते हैं बीबी बीमार रहती है, कोई बेटी नहीं है, इसलिए बेटे की शादी कर दी। और इस्लामाबाद में टूरिज्म समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था मुल्क में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, दिलकश साहिल, आसार कदीमा हैं। हमें अपने मुल्क के सयाहती मकामात की सैर करनी चाहिए। पाकिस्तान में नथिया गली जैसे सैकड़ों मकामात हैं। पाकिस्तान जैसे साहिल किसी मुल्क के पास नहीं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान को देखें। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सेलेक्टिव टूरिज़म बहुत ज़रूरी है। एक गैंग है, एक दो उनके लोग पकड़ लिए हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाए, पकड़े जाने के 8 दिन में अगर छूट गया वो तो हेवन है। फैक्ट्री के वर्कर ने साइट पे लाके हमें काम कर रहे हैं। रात को वापसी पे ने 2-4 मोबाइल छीनने की कोशिश की। सात से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स काबू में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकना पुलिस के लिए भी मिशन इम्पॉसिबल है। असलहा बरदार स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़े आराम और इत्मीनान के साथ लोगों से लूट मार करते हैं, फरार हो जाते हैं। अब सिर्फ यही नहीं होता है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स कीमती अशिया के साथ इंसानी जान के भी दुश्मन हैं। कराची में 2 माह में डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 68 शहरियों को जख्मी कर दिया गया। और अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़े हथियारों के साथ सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। इस सूरत हाल में कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख, जहां एक तरफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोशों के गठजोड़ का इंकशाफ कर रहे हैं, वहीं ये भी बता रहे हैं कि फैक्ट्री मुलाजमीन भी स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस हैं, जो घर वापसी पर छीना झपटी करते हैं।
50% मैं समझता हूँ ड्रग एडिक्ट्स क्राइम कर रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाए, उसको डरे में पकड़ा जाऊंगा, पकड़े जाने के 8 दिन में अगर छूट गया वो तो हेवन है। फैक्ट्री के वर्कर ना साइट के इलाके में काम करते हैं, रात को वापसी पे ना 2-4 मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। ये हमारी असेसमेंट है। अब कराची पुलिस चीफ ने तफ्तीश की कमजोरी का भी एतराफ़ किया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि रवा साल 723 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए, लेकिन तमाम के तमाम मुल्जिमान गिरफ्तारी के 1 हफ्ते के बाद ही हवालात से बाहर आ जाते हैं। हाल ये है कि या तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते और जो पकड़ में आ जाते हैं वो फौरी छूट भी जाते हैं। इन हालात में फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस होना तशवीशनाक है। अगर इस पर होमवर्क किया हुआ है तो ये यकीनन तशवीशनाक बात है, और अगर ऐसे ही हवा में बात कर दी गई है तो फिर ये बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम भी है। अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं इस पर तफसीली तौर पर बात करूँगी। अहमर, कराची पुलिस चीफ कह रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स भी स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। जो हम फैक्ट्री मुलाजमीन का जो रोज़ाना का शेड्यूल देखते हैं, कितने मुश्किल वो अपने हालात ज़िंदगी अपना काम करके निकलते हैं, और उसके बाद अगर इन तमाम कामों में मुलव्वस हैं, तफ्तीश अगर हुई है, अगर होमवर्क हुआ है, उसके बाद अगर अमीर शेख साहब ने ये बात की है तब तो समझ आता है, और फिर उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं ये सवाल बनता है। और अगर नहीं किया, ऐसे ही हवा में बात कर दी है, फिर तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमीर शेख। जी देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम फैक्ट्री वर्कर्स ही ऐसे हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कुछ जो है वो सिर्फ जराइम में मुलव्वस हैं या सारे ही जो है वो जराइम में मुलव्वस हैं। उसकी वजह ये है कि ये जिस तनाजुर में बात कही गई है, मैं उस तनाजुर को किरण आपके सामने बताना चाहूँगा कि ये बात उन्होंने इसलिए कही कि 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम की। वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए या तो कोई दूसरी जॉब करता है या कोई पार्ट टाइम दूसरी नौकरी कर रहा होता है, या उनमें से कुछ तादाद हमने ऐसी देखी है कि वो जराइम में मुलव्वस नजर आते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो सारे ही इसमें मुलव्वस हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि हम ये देखते हैं कि कुछ वारदातों में स्ट्रीट क्राइम में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स मुलव्वस नजर आए। ये कहना चाह रहे हैं कि कराची में पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा आसान डकैती करना है, चोरी करना है, लोगों से सामान छीनना है, पैसे, मोबाइल। जी देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कराची का कोई इलाका महफूज नहीं है। पहले हम ये देखते थे कि कुछ इलाके थे जहां पर ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती थी, लेकिन इस वक्त शहर का हर इलाका, चाहे उसमें नाज़माबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तान जौहर हो, लांडी हो, कोरंगी हो, डिफेंस हो, कोई जगह महफूज नहीं रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहर के हर इलाके में वारदात करते हैं, और ये चंद सेकंड की वारदात होती है, बासानी उसके फरार भी हो जाते हैं मुल्जिमान, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जहां तक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है तो गुज़िश्ता 2 माह में 68 लोगों को डकैती मज़ाहमत पर जख्मी किया गया। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। 5 अफराद इसमें जामा कुएं, मरे, अपनी जानों से गए। ये भी एक बहुत बड़ी फिगर है। तो पुलिस के लिए उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्हें स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ये जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयां हैं, आखिर ये कब खत्म होंगी? शहर के में रहने वाले लोग इनसे परेशान हो गए हैं। किरण, ऐसा मामला भी हमने मसला यही तो है। हम जब इस बात का तस्करा करते हैं, एतराफ़ पुलिस की जानिब से भी किया जाता है, पुलिस खुद सामने आती है, खुद बताती है इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वजह क्या है? काबू में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर छूट भी जाते हैं। खुद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है केस कमज़ोर बनाया जाता है, या फिर पुलिस का निज़ाम कमज़ोर है, या फिर सामने जो मुल्जिमान मौजूद होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। जी देखिए, जब हमारी तहकीकाती इदारों से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात होती है तो वे बताते हैं कि कराची ऑपरेशन के बाद जो बड़ा जुर्म करने वाले मुल्जिमान थे, जो कातिल थे या कोई बड़ा जो है वो जुर्म करते थे शहर में, अब वो छोटे जुर्म की जानिब आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि शहर में बड़े जुर्म यानी कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो, कत्ल गारतगिरी हो, गाड़ी छीनना हो, तो ये अब जराइम जो है वो थोड़े से कम हुए हैं। इसीलिए वो अनासिर जो कि अपना रोजगार ही इससे वाबस्ता था, तो अब वो मुल्जिमान जो है वो स्ट्रीट क्राइम की जानिब आ गए। और साथ ही साथ एक वजह यह भी है कि मोबाइल फोन्स की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। मामला यह है कि 1 लाख रुपए का भी मोबाइल फोन है इस वक्त मार्केट में और शहरियों के हाथ में भी, तो मुल्जिमान ये सोचते हैं कि मोटरसाइकिल चुराने से आसान तो मोबाइल फोन छीनना है। उसकी वजह यह है कि उसको छुपाना भी आसान है, उसको एक जगह बेचना भी आसान है। तो जब तक ये तमाम तर रास्ते बंद नहीं होंगे, जब तक उनका बेचना बंद नहीं होगा, जब तक वो मोबाइल फोन बिकता रहेगा चोरी हुआ, तब तक ये सब चीजें जो है वो छिनती भी रहेंगी, उनके कीमती अशिया भी छिनेगी। उसकी वजह यह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल ये सोचते हैं कि कम वक्त में ज्यादा पैसा आ जाना, तो इसीलिए वो स्ट्रीट क्राइम का इंतखाब करते हैं। यहां पर आपका एक पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि
तफ्तीश जो है वो केस की सही तरह से नहीं की जाती और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। एक तफ्तीश और एक बहुत सारे वो एंगल्स जो आपने बताए कि बहुत सारे रास्ते जब तक बंद नहीं होंगे तब तक तो ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन इसका हल निकालना होगा, इसके रास्तों को बंद करना होगा। वो कौन करेगा और कब करेगा? सिर्फ एतराफ से तो काम नहीं चलेगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए इन तमाम रास्तों को कि बड़ी आसानी से मोबाइल छिन भी जाता है, बिक भी जाता है, मामला आगे चलते भी रहते हैं, बंदा गिरफ्तार भी हो जाता है, जेल से निकल भी जाता है, ये मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे। हल कब होंगे? जी देखिए, हल गुज़िश्ता कई सालों से हम ये तमाम तर चीज़ें पुलिस अफसरान के आगे भी रखते हैं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आगे भी रखते हैं। तो बड़ा जुर्म तो शहर में कम हो गया, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हो गई, कत्ल की वारदातें कम हो गई, लेकिन जिससे एक आम शहरी मुतासिर है, यानी कि स्ट्रीट क्राइम, वो वारदातें नहीं रुकी हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो वारदातें ज्यादा हो रही हैं। ये हम तो उन तादाद की बात करते हैं जो कि रिपोर्ट की जाती हैं CPLC में, अभी वो तादाद तो सामने ही नहीं आई है, जो रिपोर्ट ही नहीं होती, शायद रिपोर्ट नहीं होती। और अहमर, आप बात कर रहे हैं कि अब जो है वो कार्रवाइयां बड़ी होना रह गई हैं, नहीं होती हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि अब तो खुलेआम दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं। पहले तो हम तो इसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि किसी अगर वारदात में कोई असलहा इस्तेमाल हुआ है तो वो पहले किसी वारदात में हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अब जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो तो दंदनाते हुए बड़े बड़े हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे होते हैं और वो इसी के साथ आते हैं, बहुत सारे लोगों के मजमे में आके छीना झपटी करते हैं और चले जाते हैं। ये तक हो रहा है। पुलिस के मोबाइल्स आगे खड़ी भी होती हैं, बस खड़ी रहती हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग के नाम पर लोगों को रोका जाता है, तलाशी ली जाती है, उसके आज तक नताइज क्या हासिल हुए? की जाती है। बिल्कुल, आज तक उसके नताइज क्या हासिल हुए किरण? आज तक हमने ये देखा है कि 2% भी मुल्जिमान उस स्ट्रीट क्राइम के लिए जो लगाई गई नाकाबंदी होती है उसमें गिरफ्तार नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि एक सड़क पे आप नाकाबंदी करते हैं, दूसरी सड़क से वो मुल्जिमान फरार हो जाते हैं या यू टर्न ले लेते हैं, वहां से वो चले जाते हैं। तो ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कलाकुमा किया जाए, इन वारदातों को रोका जा सके। साथ ही साथ जब तक वो चीजें जो कि छीनी गई हैं किसी शहरी से वो बिकती रहेंगी, तब तक ये तमाम तर मामला चलता रहेगा। पुलिस को एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी जिसमें मोबाइल फोन्स की एसोसिएशंस को, जो कि उनको फरोख्त करने वाले लोग हैं, उनको अपने साथ लेना होगा ताकि उनका दोबारा फरोख्त होना ना हो। जब तक उनका फरोख्त नहीं रोका जाएगा तब तक ये तमाम तर स्ट्रीट क्राइम जो है वो इसी तरह जारी रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अमीर शेख साहब ने जो फैक्ट्री मुलाजमीन के हवाले से बात की है, अगर पुलिस का पीछे जबरदस्त तफ्तीश है, अगर होमवर्क है और उसके बाद अगर ये बात की है तो फिर तो पुलिस को इस पर काम करना चाहिए। और अगर बगैर होमवर्क के, बगैर तफ्तीश के ये बात हवा में कर दी गई है तो बहुत सारे फैक्ट्री मुलाजमीन जो एक अपने मुश्किल तरीन जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं, आपको खुद पता है 15, 16, 17 हज़ार उनकी तनख्वाह है, तो उन तमाम लोगों को इस बयान के बाद आपने यकीनन तकलीफ पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आप साथ मौजूद। एक और बड़ा इशू फैसलाबाद का जो रिपोर्ट हुआ है, पहले दिखा देती हूँ आपको, फिर इस पर बात करते हैं। निकाह भी हो गया था, रुखसत भी हो गई थी। जब ये घर पहुंचे तो फिर हमें इतला पहुंची, फिर हम इसे ले आएंगे अपने पास। बैंड बाजा और ढोल की थाप पर झूमते हुए बाराती, ये मंजर फैसलाबाद की एक अनोखी शादी का है। मौका तो ये खुशी का था, लेकिन इस शादी का जिक्र करते हुए अफसोस हो रहा है, इंतहाई अफसोस हो रहा है। और जब हकीकत का आपको पता चलेगा तो शायद आपको भी अफसोस होगा, क्योंकि इस शादी में दुल्हा की उम्र थी 9 साल और दुल्हन की उम्र थी 11 साल। इससे ज़्यादा भी तकलीफ दे पहलू है इस कहानी के अंदर। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में इन बच्चों को शादी जैसे बंधन में बांध दिया गया। फैसला था बड़ों का, लेकिन हदफ बने ये बच्चे, क्योंकि इस फैसले में बड़ों ने बचकानापन का मुजाहरा किया है। लड़के के वालिद ने कहा कि इस शादी की जो मंतक उनकी जानिब से आई है वो बड़ी अजीब आई है। पहले ये सुनिए। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शुगर बहुत हाई रहती है। काम के लिए नहीं चाहिए थी, हमें बेटी चाहिए थी, क्योंकि हमारे को बेटी नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। तो एक तो कम उम्र में की शादी बच्चों की, और उसके बाद जो मंतक पेश की वो उससे ज़्यादा तकलीफ दे थी। बीवी बीमार रहती है, बेटी कोई है नहीं, इसलिए आसान तरीक़ा बेटे की शादी कर दी जाए, कम उम्र लड़की से बीवी भी मिल जाए और एक मुलाजमा भी मिल जाए। अब ज़रा निकाह खां का बयान सुनिए। मुझसे बोला है कि सिर्फ निकाह करना है, फिर रुखसती नहीं होगी। मैंने निकाह पढ़ाया है, वापस चला गया। तो निकाह खां की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनसे तो ये कहा गया था कि बस निकाह करवाना है, रुखसती नहीं होगी।
बड़ों की इस मासूमियत के क्या कहने, बच्चे भी शर्मा जाएं। कसूर बड़ों का था लेकिन सज़ा 9 साल के हैदर को मिली है। एक तो कम उम्र में शादी और उसके बाद हवालात की हवा खानी पड़ी है। इस फैसले ने सबसे ज़्यादा नुकसान इन मासूम बच्चों के जहनों को पहुँचाया होगा यकीनन। इस मामले पर बात करने समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करती हूँ। यूसुफ, ये बताइए इस केस में पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कोई कार्रवाई की गई है? 9 साल के दुल्हा हैदर के बारे में बताइएगा। बच्चा कुछ बोल भी सकता है, बता सकता है, उसने कुछ बताया कि क्या हो रहा था, ये शादी हुई थी, उसको पता था, नहीं मालूम था? देखिए किरण, बिल्कुल कल शाम जब ये शादी की कुछ वीडियो जो है सामने आई हैं, देखा गया बड़ी धूमधाम के साथ बाकायदा बैंड बाजे के साथ बारात निकली है, उसके ऊपर पैसे निशावर किए जा रहे थे, एक जुर्म की एक एक्टिविटी की जा रही थी और सरेआम की जा रही थी। ताहम रात को जब ये चीज़ ओपन होना शुरू हुई, पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू की और इन तमाम लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया थाना जंग बाजार की जानब से। जब हम आज सुबह जब हैदर से बात की, उससे जब बात करने की कोशिश की, उससे पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो इस कदर मतलब बुखलाया हुआ था और इतना छोटा बच्चा था कि वो जवाब देने को भी काबिल नहीं था। वो हर दफा जो अपने वालिद की जानब देखता था कि मेरे वालिद जानते हैं कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और किस तरह से उसकी शादी की गई, उसको शादी का मतलब भी नहीं पता होगा, इतनी उसकी कम उम्र है उस छोटे से बच्चे की। किरण, नहीं, हैदर जो है उसको पुलिस ने, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसको रिलीज किया यहाँ से, क्योंकि हवालात के अंदर उसको नहीं रखा जा सकता था। ताहम इन दोनों लड़का और वालिद और जो निकाह ख्वां थे उनको इन हवालात के अंदर बंद किया गया था, जो कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात कीजिएगा यूसुफ और इनसे पूछिएगा कि यकीनन ये वो मामला है कि जिसको बारहा उठाया जाता रहा है जहाँ जहाँ कबायली इलाकों में या फिर सिंध में, जैसे कि रिपोर्ट्स आती हैं उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये मामला ज़्यादा होते हैं, तो बार बार बताया जा रहा है कि कम उम्र में शादी जुर्म है। ये मालूम होते हुए सबसे पहले तो इनसे पूछें, इनको ये मालूम था और मालूम होने के बावजूद भी लोगों ने और खुलेआम ये शादी हो रही थी? जुर्म है, ठीक है, कम उम्र की शादी जो है, तो उसके बावजूद आप ये किस तरह से ये सारा प्लान कर रहे हैं? आप प्लान की बात नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि मेरी बीवी की तबीयत नहीं ठीक, मजबूरी में मैंने ये काम किया, नहीं तो मुझे शौक कोई नहीं है। आपको कोई फिर मजबूरी में आपने यूसुफ इनसे पूछिएगा, यूसुफ इनसे पूछिएगा, ये मजबूरी में, यूसुफ आपको मेरी आवाज आ रही है? जायज तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में किया, जो भी किया मजबूरी में किया। जी, मैं सुन सकता हूँ किरण आपको। यूसुफ, आप इनसे पूछें, मजबूरी में, इनकी बीवी की तबीयत खराब थी, तो ये बहू लाना चाहते थे या मुलाजमा लाना चाहते थे? आप मेनली चाहते क्या थे? आपको बहू तो नहीं चाहिए होगी, आप तो मुलाजमा के लिए लेके आए थे ना, इतनी छोटी बच्ची को ऐसा मुलाजमा लेके आए आप। हमें बहू नहीं चाहिए थी, बेटी चाहिए थी, हमने बेटी बना के लाया। हमने कहा भाई हमें बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, जो हमारे घर की। यार तुम खुद हटे कटे तुम अपनी शादी दूसरी कर लेते, उससे अच्छा तो इतने छोटे बच्चे का एक जुर्म करने की बजाय एक जुर्म कमिट किया। दूसरी शादी तुम्हारी जुर्म नहीं थी, तुमने एक जुर्म कर दिया एक छोटे बच्चे की शादी करके। हमारे एक 2 बीवी रखने की मिसाइल नहीं है, 2 बीवियों का खर्चा चाहिए, इतने मिसाइल नहीं है। मेरा 3000 रुपये हफ्ता है। तो इनसे ये पूछिए ना कि एक जब दूसरी बहू, जैसे आप बेटी कह रहे हैं और अपनी बातों में ये बता रहे हैं कि आप काम बेसिकली चाहिए था कि बेगम बीमार रहती थी, इस वजह से घर का काम, सारी जिम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर, उस 11 साल की बच्ची के ऊपर आ जाए, तो यूसुफ आप इनसे पूछे ना कि 3000 रुपये में आप, आपका बच्चा हैदर, आपकी बीवी जो कि बीमार है और फिर उसके बाद एक और जो बेटी, बहू या मुलाजमा आप लेकर आ रहे थे, कैसे खर्चा पूरा कैसे करते? फिर आप अपनी बहू लेके आ रहे थे, 3000 तो आप कमा रहे थे ना, तो आपके घर में एक फर्द का इजाफा हो गया एक बच्ची के आने से, तो किस तरह से मैनेज करना था फिर उस 3000 के अंदर आपने अपने सारे खानदान को? वो तो आपके ऊपर फिर बर्डन पड़ जाना था। बस तो गुजारा फिर करना ही था ना। कैसे करना था? 3000 के अंदर तो आपकी बीवी बीमार है, वो मेडिसिन खाती है, आपके 3 बेटे हैं, चौथा बंदा आप घर में इजाफा कर रहे हो, तो मुलाजमा वाला काम नहीं लोगे उससे, तो फिर कैसे चलाओगे? वाला काम नहीं लोगे, बेटी का फर्ज होता है घर का काम करना, तो उसने करना ही करना। तो फिर मुलाजमा ही चाहिए थी ना तुम्हें? नहीं, मुलाजमा नहीं चाहिए थी, यानी कि अपनी अम्मी की देखभाल भी करती तो काम भी करती। ठीक है, ठीक है, ये यूसुफ, ये जो सोच है ना, ये सोच बदलने की, इस सोच पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बीवी बीमार है तो उसके लिए फिर शख्स जो मौजूद है घर में वो खुद भी काम कर सकता है। 3000 रुपये उसकी अगर सैलरी है, उसके साथ साथ घर आने के बाद वो खुद भी बीवी की खिदमत भी कर सकता है, घर भी संभाल सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक मासूम सी बच्ची को अपने घर पे लेकर आए, शादी करके लेकर आए और फिर मुलाजमाओं वाले सारे काम उससे करवाए। जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है आपके साथ, ज़रा इनसे मालूम कीजिएगा,
मुकदमा क्या बनेगा इन पर, दफा क्या लगाई जाएगी, क्या सजा दिलवाई जाएगी इन्हें? क्या समझते हैं इस तरह का जो जुर्म किया गया इनकी जानब से, इनके खिलाफ किस तरह का मुकदमा बनता है? क्या इन लोगों को कोई सजा भी होगी इस तरह के मामले के अंदर, इतना संगीन जुर्म करने की? देखिए जी, कल का वाकया है, हमें लेट नाइट पता चला, फिर हमने इस पर रेड किए, चेक किया, सारा वेरीफाई किया, हमने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि बच्चे कम उम्र थे, उनकी बच्चे की उम्र 9 साल थी और बच्ची जो 13 साल की थी। उनके खिलाफ तो नहीं, उनके तो पता ही नहीं उनके बारे में क्या हो रहा है, इसलिए उनके खिलाफ फिर हमने इनके वालिदैन के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी है। इन निकाह खाने ने बड़ा कानून ऐसा नहीं करते थे, ना शरीयन ना कानून, इन्होंने जुर्म किया, उसकी FIR कर दी है। इसके बाद हमने सुबह कोर्ट में पेश कर देना है, बाकी सजा तो जो कोर्ट का मामला है वो करे। मतलब सजा होती है इस तरह के मामले के अंदर? क्योंकि यूसुफ चीमा, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि आपके साथ हैदर के वालिद तो मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ जो ये बच्ची थी इसके वालिदैन भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चलें जो ये वालिद साहब हैं ये तो कह रहे हैं कि इनकी बीवी बीमार रहती थी, इस वजह से इनको एक बेटी चाहिए थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस मासूम बच्ची पर, जो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अभी नहीं जानती होगी, उसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते थे। इनके वालिदैन साथ मौजूद होंगे, अगर इनकी वालिदा साथ मौजूद हैं उनसे लाजमी ये बात पूछिएगा कि वो लोग तो एक सोच उनके दिमाग में है और आम कोई भी सुनने वाला है उसको समझ आ रहा है कि एक बच्ची को क्यों लेकर जा रहे हैं अपने घर पे, मुलाजिमा के तौर पर लेकर जा रहे हैं। माँ को नहीं मालूम था, माँ भी तैयार थी, माँ भी बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी की इस कम उम्र में शादी कर रही थी। माँ को तो यहाँ पे पुलिस की जानब से हिरासत नहीं किया गया, क्योंकि इसके वालिद जो थे वो किए गए हैं। वालिद उसके सादिया बच्ची जो कि 11-12 साल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा सा बताएं कि आपको नहीं पता था कि आपकी बच्ची को वो ब्याह के लेके जा रहे हैं और अपनी बच्ची को छोटी उम्र में, उसकी तो कोई मजबूरी थी, आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने अपनी बेटी को उनके साथ रुखसत कर दिया? सर मेरी मजबूरी ये सी कि मैं बाहर काम करता सी, मैंने इस चीज़ का पता नहीं, मेरे जवाई ने गल की काम करता सी, उन्हें ना गलबात करके ते ना मेरे घरदियां ने गलबात करके शादी कर दी थी। मौके ते मैंने सद लिया कि तू 1 मिनट आ। आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी हुई है और आपको पता ही नहीं था, इस चीज का इल्म ही नहीं था कि आपकी बेटी की शादी होने जा रही है? मैं ये पहले देखा ही नहीं कुछ भी। यूसुफ, जो मुझे मना नहीं किया कि मेरी बेटी छोटी उम्र की है, मैंने उसकी शादी नहीं करनी अभी, आप उसको रोकते? सर हमने रोका था, जब निकाह हो गया ना बाद में इसको बोला कि यार बच्चा तो छोटा है, ये तो काम नहीं हो सकता। उन्होंने बोला वक्ती तौर हम ले जाएंगे, बाद में तोड़ देंगे। मतलब ये चीज तय थी आपके दरमियान कि आपने इसको रुखसती कर देनी है, निकाह भी हो रहा है और रुखसती भी होगी? नहीं, ये कह रहे कि इंदराज नहीं हुआ, निकाह मौलवी साहब ने कहा था कि इंदराज नहीं हुआ, वक्ती तौर पर ये काम के लिए काम लिया रहे हैं। वैसे के लिए लेके जा रहे हैं तो मुलाजमा के लिए लेके जा रहे हैं ना? फिर ये मुलाजमों के लिए लिया रहे हैं। तो आपने अपनी बेटी मुलाजमत के लिए दे दी इसको? जी मजबूरी था। आपने कोई पैसे लिए थे? कोई मजबूरी क्या थी आपकी? फिर सर कोई पैसा नहीं लिया। तो मजबूरी क्या थी फिर आपकी जो आप मजबूरी सुना रहे हैं? ये था हमारी बेटी कभी इस घर में जाती, कभी उस घर में जाती थी, हमारे से बर्दाश्त नहीं होती, कभी किसी का काम करे, कभी किसी का काम। छोटी सी उम्र की 11-12 साल की बच्ची है जिसको स्कूल जाना चाहिए, जिसको अच्छे जो है उसके ख्वाब पूरे होने चाहिए, उसको पढ़ना लिखना चाहिए, आप उसको इस तरह अपने गले से उतार रहे हैं जिस तरह के वो बहुत बड़ा बोझ थी आपके ऊपर। सर जी वो बोझ थे, मेरे साथ बोझ ही थी, बोझ उतारने की खातिर ये काम होया। तो फिर आप ये माने ना कि आपने अपनी होशो हवास में और खुद से ये एक्सेप्ट किया है, आपने खुद से इकरार किया कि मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, अब जमाई के ऊपर डाल रहे हैं कि मुझे नहीं पता। जवाई ने खुद ये बताया ना कि जवाई को आप इनसे बात ना करें यूसुफ, इन्होंने बहुत फजूल बात की है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल चाह रहा है, जितनी फजूल शख्सियत नहीं है, एक बेटी का बाप है, इसके पास वो नेमत है कि जिसे खुशनसीब कहा जाता है कि जो आदमी बेटी का बाप होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए टीवी पर मौजूद ऑन एयर ये बात कर रहा है कि वो बेटी इस शख्स के लिए बोझ ही थी, तो इस शख्स से तो बात करना भी नहीं बनता है। जो काजी यहाँ पर मौजूद है, ज़रा इस काजी से पूछिएगा कि ये तो निकाह पढ़ाते रहते हैं, खुद अपने आपके बारे में बता रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड निकाह कहाँ है, निकाह जो है वो रजिस्टर्ड भी करवाते हैं, तो इनको तो मालूम है कि क्या हुदूद व क़ुयूद हैं, इनको तो मालूम है कि क्या उम्र है शादी की। वो इतने नन्हे और इतने मासूम कि उनको सिर्फ ये कहा गया कि अभी रुखसत ही नहीं होगी, निकाह होगी, तो उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह खां हैं और समझ भी हैं, शरीयत को भी जानते हैं, इन सारे मामलात को आप जानते भी हैं, समझते भी हैं इन सारे मामलात को, ठीक है, बाशऊर आप लोग हैं।
आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, बच्चे की उम्र भी कम है, बच्ची की उम्र भी कम है, तो आपको इस चीज का ख्याल नहीं आया कि यार ये मैं एक गुनाह करने जा रहा हूँ, ये तो स्वाब करने की बजाय? जी मैंने इसी समा न्यूज़ पे पहले भी खबर दी है और ये बताया, या दूसरी मरतबा खबर ली जा रही है, समा न्यूज़ वाले ले रहे हैं, कि मैंने बोला है कि ये जो मोहम्मद यासीन साहब है ना, जिसकी बेटी है, इसने मुझसे बोला है कि अभी रुखसती नहीं होनी, सिर्फ निकाह होना है, रुखसती नहीं होनी, तो आप आए निकाह करें। मैं जब निकाह करने के लिए गया हूँ तो दोबारा भी पूछा है रुखसती होनी, रुखसती नहीं होती तो निकाह जायज़ है? इतने छोटे बच्चों का पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपके ऊपर भी पाकिस्तान का कानून लागू होता है, ठीक है ना? तो अगर रुखसती नहीं हो रही तो निकाह जायज़ है इतने छोटे बच्चों का? कि बच्चों का इनको बताया गया कि रुखसती नहीं होगी, सिर्फ निकाह होगा। जरा इनसे ये पूछिए कि इससे पहले ये इस तरह के कितने निकाह करवा चुके हैं कि फैमिली के लोगों ने इनको कहा कि जी ठीक है, बच्चों की रुखसती नहीं होगी, सिर्फ निकाह होगा। इससे पहले कितने निकाह करवाए इन्होंने ऐसे? इससे पहले भी कभी इस तरह का कोई मौका पेश आया है कि जनाब किसी ने कहा होगा जी रुखसती नहीं होगी तो हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं, अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, या हमें सिर्फ एक बहू लेके जानी है? इससे पहले भी कभी इस तरह के मामला किए हैं? पहले आप देखें तो काफ़ी सैकड़ों शवाहिद ऐसे मौजूद होते हैं कि छोटे बच्ची होती है, उसकी वालदा निकाह पढ़ती है। इन्होंने कभी पढ़ाए इस तरह के निकाह? तो मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया है। मतलब आपने इससे पहले भी कभी बच्चों के निकाह पढ़ाए हैं? मैंने नहीं पढ़ाए, देखा है पढ़ाते हुए। देख के आपको लगा कि मैं भी कर लूँ, ये ठीक काम है? इस बच्चे का निकाह हो गया, ये पूछेगा ताजी साहब से। अच्छा, निकाह इन बच्चों का हो गया? कम सिन बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, इसका निकाह हो गया एक कम उम्री के अंदर ही? नो जी बिल्कुल, वो मान रहे हैं इस चीज को, वो कह रहे हैं दोनों के निकाह हो चुके हुए हैं इस टाइम। ठीक है यूसुफ चीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और ये हमारी सोसाइटी की जो सोच है ये इंतहाई अफसोसनाक सोच है। यकीनन जितने लोग नाजरीन इस वक्त बैठे हुए समा की स्क्रीन पर आज का प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, इस तकलीफ़ को महसूस कर रहे होंगे कि एक बेटी का बाप अपने मुंह से खुद कह रहा है कि वो हमारे लिए बोझ ही थी, इसी वजह से उसने, चाहे वो मुलाजमा के तौर पर हो, चाहे वो बेटी समझ के लेके जाएं या चाहे वो अपनी बहू समझ के लेके जाएं, बस उसने अपने गले से ये बोझ उतार दिया है। अफसोसनाक वाक़या आज हमने रिपोर्ट किया है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, देखते रहिए साथ से। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। रेलवे आगे जाने जा रही है, साल 20 ट्रेनें चलेंगी। 3:30 बजे की ट्रेन है और अभी तक नहीं आई और बैठे हैं इंतजार में। नवाज शरीफ का दिल जो है पार्क लेन लंदन में फंसा हुआ है। शेख रशीद से ये कहना चाहेंगे कि नवाज शरीफ की जान छोड़ें और रेलवे पर तवज्जो दें। नॉन स्टॉप ट्रेन शुरू की है और जो कि 15 घंटे में लाहौर से कराची पहुंचेगी। निज़ाम को सही करें, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का नहीं आ रही। इसमें हमने तमाम सहूलतें दी हैं, वाईफाई, डाइनिंग कार, बेडिंग, ये आप देखेंगे। अभी कोई सहूलत ही नहीं है यहाँ पे, ना कुछ पंखा है, ना और कुछ है, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह। पूरी सलाहियत मौजूद है, अल्लाह इस रेलवे को नजर न लगाए। ये बड़ी बड़ी बातें और ये बड़े बड़े दावे और ये बड़े बड़े बयान और ये बड़ी बड़ी सियासी पेशगोइयाँ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद, आपको दुनिया भर की खबर है, लेकिन रेलवे का हाल आपको मालूम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने दावा किया था कि पाकिस्तान रेलवे इतनी बासलाहियत है कि मिसाइल बना सकती है, लेकिन रेलवे की सारी ताकत और कारकर्दगी का पोल सिर्फ एक हादसे ने खोल कर रख दिया है शेख रशीद साहब। रहीम यार खान में मालगाड़ी के हादसे ने रेलवे निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मालगाड़ी ट्रैक से क्या उतरी, रेलवे का निज़ाम ही ट्रैक से उतरता चला गया। कराची, कोयटा, लाहौर यहाँ से आने और जाने वाली ट्रेनें कई कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। आवाम रुल गए, वहाँ पे परेशान हुए हुए। कितना परेशान है वो मुसाफिरों का गुस्सा देखकर शायद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आवाम का गुस्सा कुछ गलत नहीं है। गर्म मौसम है और इस दौरान जब कोई ख़बर लेने वाला ना हो तो लहजों में तलखी ज़रूर आ जाती है। और इस पर सितम यह है कि दूसरों की खबरें देने वाले शेख रशीद ने भी अभी तक कोई खबर नहीं ली, कोई खैर खबर ही नहीं ली। शेख साहब ने धड़ाधड़ नई ट्रेनें तो चलाई हैं, लेकिन पुराना निज़ाम दुरुस्त करना भूल गए शेख साहब आप। आखिर क्यों मालगाड़ी के हादसे के बाद घंटों बाद भी रेलवे का निज़ाम ट्रैक पर नहीं आ रहा?
रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर आने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? कम से कम वो लोग पर मौजूद हैं उनको तो ये बता दिया जाए कि अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन पता नहीं कब आएगी, अगर वो आएगी तो फिर वो कब आएगी, कम से कम ये लोगों को बता दें। एक तरफ हम बात कर रहे थे पिछले दिनों, कल भी हमने बात की, परसों भी हमने बात की, जो सिंध में बुरा हाल है, मैट्रिक के 9th क्लास के इम्तिहानात हो रहे हैं, धड़ाधड़ नकल हो रही है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो वो भी नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहिए। भक्कर में क्या हुआ है वो आपको दिखा दें। तो एक तरफ जहां सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल के बढ़ते हुए अमल दखल पर हुकूमत और बोर्ड इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं अगर भक्कर के बोर्ड इंतज़ामिया की बात की जाए, उनके अहम कदम का जिक्र ना किया जाए तो फिर उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। भक्कर में बोर्ड इंतज़ामिया ने ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाने वाली 9वीं क्लास की ये तालिबा सानिया बतूल, जिसे आप फुटेज में देख रहे हैं, इसका साल ज़ाया नहीं होने दिया है। बच्ची की मजबूरी को देखते हुए बड़ा अहम और बड़ा वक्त पे जो फैसला किया जाता है वो किया गया है। कंट्रोलर ने अस्पताल के वार्ड को ही सेंटर बना दिया, अमला यहाँ पर भेज दिया। ज़ख्मी तालिबा सानिया बतूल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेड पर इस्लामियात का पर्चा दिया है। पर्चा लिखने के लिए भी कोई ना कोई यकीनन चाहिए था, क्योंकि बच्ची ज़ख्मी है, तो इसके लिए इसकी साथी तालिबा की मदद ली गई। ये बहुत पॉजिटिव इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है जो बोर्ड इंतज़ामिया ने उठाया और साबित किया कि अगर नीयत आपकी सही है, नीयत आपकी दुरुस्त समत में है, तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और अगर इसी नीयत का इस्तेमाल किया जाए और अगर इसी पर कुछ अमल किया जाए, जो यहाँ पर सरदार शाह साहब हैं, उनकी टीम अगर इस पर कुछ अमल करे, तो हो सकता है कि सिंध में जो इस वक्त 9 और मैट्रिक के इम्तिहान में बहुत बुरा हाल है, नकल माफिया किस तरह से उरूज पर है, नीयत बेहतर कर लीजिए, शायद यहाँ पर भी काम बेहतर हो जाए। तो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सयाहत के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, ये है हमारा पाकिस्तान और इसके नज़ारे ही ऐसे होते हैं कि देख के दिल मोह लेते हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला मार है और इसे सयाहों की जन्नत तस्वुर किया जाता है। हमने इसे पहले भी अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के हसीन तरीन मकामात का जिक्र किया था, क्योंकि सयाहत वो शोबा है कि जिसका फ़रोग़ मुल्क की तकदीर बदल सकता है और यही अज़म लेकर तब्दीली सरकार इक़्तिदार में आई है। सयाहत को फ़रोग़ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में टूरिज़म समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इसी बात को दोहराया, साथ ये भी बताया कि पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज कौम है। टूरिज़म के लिए शायद ही कहीं इस तरह की बीच टूरिज़म मिले जो ये सारे इलाके में है। मैं आपको आज ये कहता हूँ कि जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है, देखिए कई जगह पे आपको माउंटेन खूबसूरत मिल जाएंगे जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में है, कई जगह आपको बीच टूरिज्म मिल जाएगी, कहीं भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो आज पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो खुद भी हसीन वादियों के गर्विदा हैं, इनका कहना है कि मुल्क में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, दिलकश साहिल है। पाकिस्तान जैसे साहिल किसी मुल्क के पास नहीं है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश और महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में भी नरमी इसीलिए की है ताकि दुनिया भर से सयाह पाकिस्तान का हुस्न देखने यहाँ आ सकें। 170 से ज़ायद ममालिक के लोग ऑनलाइन, जबकि 50 ममालिक के शहरी पाकिस्तान आमद पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान टूरिज़म के इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की असल तस्वीर दुनिया के सामने रखी। बताया कि मुल्क में खित्ते के तनाज़ात ने सयाहत को नुकसान तो पहुँचाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को उजागर करने के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिलकश और हसीन वादियों का नज़ारा करने के लिए सयाहों को पाकिस्तान आने की दावत उनकी जानिब से दी गई है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, तो क्यों ना शोबा सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ तरीन की जाएँ।
इन कोशिशों में हुकूमत कहां तक कामयाब हो सकती है? पाकिस्तान को 8वें से पहले नंबर तक लाने में किन किन इक़दामात की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है? सीनियर सहाफ़ी हैं असफर शाह बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप आमदीद कहूँगी असफर शाह बुखारी साहब, क्योंकि आप एक दहाई से सहाफ़ती मामलात में टूरिज़म को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सयाहत पर बात तो बहुत ज़्यादा होती रही है, बहुत ज़्यादा की गई है, लेकिन कभी कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई है। सबसे पहले ज़रा इसकी वजह बताइए, क्यों? बहुत शुक्रिया किरण, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। खाली तवज्जो का इशू नहीं है ये। जाहिर है जिस किस्म के हालात गुज़िश्ता एक दहाई से पाकिस्तान में थे और जिस तरह का जंग व जदल का माहौल था पाकिस्तान में, तो कोई इस माहौल में कोई होशमंद आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ऐसी सरजमीन में आने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की काविशों से और 70,000 शोहदा की कुर्बानियों के बाद अब ये वक्त भी पाकिस्तान ने देखा और देख रहा है कि पाकिस्तान में अमन कुल्ली तौर पे बहाल हो चुका है। और इसके बरक्स आप जितना मर्जी होमवर्क कर लें, लेकिन जब तक आप अपना पब्लिक परसेप्शन वेस्ट में दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क के बाहर दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें अपनी एक्सटर्नल पब्लिसिटी जो है उसको फ़ाल बनाना पड़ेगा और ये सिफारत खानों का काम होता है। और सिरे से पीआर हमारे अक्सर सिफारत खानों में मौजूद ही नहीं। तो इसके बाद सबसे बड़ी रुकावट जो पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए थी वो पाकिस्तानी वीज़े का हुसूल था, जो इस हुकूमत के आने से कबल एक जुए शीर लाने से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले सयाह जो यहाँ आना चाहते थे उनको इस मद में कई महीनों इंतज़ार करना पड़ता था और अक्सर औकात ऐसा भी होता था कि 6 माह के इंतज़ार के बाद उनकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती थी जी। तो ये इश्यूज हैं जिसको अभी हालिया हुकूमत ने टेकअप तो किया है, लेकिन बहरहाल अभी भी 8 महीने गुजरने के बाद सिर्फ एक समिट सामने आ सका है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर आप अपना होमवर्क जितना मजबूत कर लें। असफर साहब, ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में हम बार बार सुनते हैं, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। मैं इसी तरफ ही आ रहा था जी, मैं इसी तरफ आ रहा था नाजरीन के समझने के लिए आम अल्फाज में कि ये ट्रैवल एडवाइजरी क्या है। तकरीबन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के लिए अपने शहरियों को पाकिस्तान आने से मना किया है और कुछ वार्निंग जारी की हैं कि पाकिस्तान सयाहत और किसी भी किस्म की सरमायाकारी के लिए मौजू जगह नहीं है। इसको डिप्लोमेटिक टर्म में ट्रैवल एडवाइजरी कहते हैं। वो और जब तक आपकी अपनी हुकूमतें आपको ऐसे मुल्क में जाने से रोकती रहेंगी, तब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं होगी। हाँ, एक खुशाइन बात ये हुई कि पुर्तगाल ने इस साल के शुरू में आगाज़ में ही अपनी ट्रैवल एडवाइजरी रिवाइज़ की और पाकिस्तान को सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू और पुरअमन जगह बताया। अब ये हमारे फॉरेन ऑफिस का काम है, पुर्तगाल ने ये स्टेप ले लिया। यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है। मजीद कंट्रीज भी हैं, इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क भी है, सयाहती मकामात भी इंतहा खूबसूरत हैं, यहाँ पर हम खुद दावत देते हैं आने के लिए। अब एक मुल्क ने अगर नरमी की है तो बाकी तमाम ममालिक को इस बात पर कायल करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास, हम कर सकते हैं ये? मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के पास तो अब कोई जवाज़ नहीं रहना चाहिए कि वो दीगर 27 यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क जो एक यूनियन के नीचे हैं, उनके पास क्या जवाज़ है कि पाकिस्तान को अभी भी उसी स्टेटस पे रखना, जबकि पुर्तगाल पाकिस्तान को महफूज समझता है।
तो दूसरे ममालिक के पास कोई जवाब नहीं रहना चाहिए कि वो अब भी पाकिस्तान को उसी लेंस से देखें। ये पुर्तगाल ने जब नरमी की है थोड़ी सी कि वो किसी तरह यूरोपीय यूनियन को इंगेज करें। हाँ, यूरोपीय यूनियन को इंगेज करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बताइएगा कि जब ये पुर्तगाल ने साल के आगाज़ में ये स्टेप लिया है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ये कदम है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने नरमी की है, कितना बड़ा जंप आया है इससे? क्या मजीद इस पे करने जा रहे हैं? लोकल लोगों को भी बड़ा मसला है, इसके बारे में भी आप यकीनन जानते होंगे। क्या लगता है आपको, जब ये पुर्तगाल वाला आसानी हुई है, कुछ चेंज आया है इससे, कोई जंप आया है बड़ा जो आदाद शुमार हुआ आपके पास? अगर आप फुटप्रिंट्स देखें मीडिया के, अगर आपकी नज़र से गुजरे हों, तो पुर्तगाल ने जैसे ही अपनी ट्रैवल एडवाइजरी रिवाइज की, उसके फ़ौरन बाद हमने लिस्बन में अपने सफारत खाने में वीज़ा एक्सपीडिशन सेंटर एक कायम किया था, जिसके बाद पुर्तगाल से आने वाले लोगों को एक दिन में वीज़ा जारी, जिसका इफ्तिताह भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत मिली कि उसका इफ्तिताह मैं करूं। उसके फ़ौरन बाद कॉन्डिस एक चेन थी पुर्तगाल और स्पेन की, जो यहाँ पाकिस्तान आए और उन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंदिया दिया। और मेरी दानिश में है क्योंकि आपको वक्त का बहुत ज्यादा इल्म होता है कि प्रोग्राम्स के जब वक्त खत्म होने लगते हैं, मैं चाहूंगी आपसे शॉर्टली बताइएगा कि मजीद हम क्या कर सकते हैं या कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहते हैं? जी, मेरे ख्याल में हुकूमत की सिमत दुरुस्त है और ये जाहिर है ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके पीछे एक मरबूत खारजा पॉलिसी चाहिए और ख़ास तौर पे जो ट्रैवल एडवाइजरी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिन मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी हैं, हम किसी तरह उन ट्रैवल एडवाइजरीज को रिवाइज करवा सकें। पाकिस्तान एक महफूज है और यहाँ पर सयाहत के लिए बासानी आया जाया जा सकता है। यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असफर शाह बुखारी साहब, आप साथ मौजूद थे। देखने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।